नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुदड़ में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के बारे में। अब दोस्तों, ये टॉपिक है वो आरएएस के दो विषयों में, एक तो मैनेजमेंट में भी है, एक और व्यवहारवाद यानी बिहेवियर में भी है। अब दोस्तों, अभिप्रेरणा टॉपिक है वो अध्यापक भर्तियाँ जितनी भी है उनमें भी अभिप्रेरणा टॉपिक रखा गया है, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, शुरू करते हैं अभिप्रेरणा के बारे में। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के मूवियर शब्द से बना, जिसका अर्थ है गतिशील होना। इसी कारण से मोटिव बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रेरणा, अर्थात इच्छा शक्ति को जागृत करना। आधुनिक अर्थ में अभिप्रेरणा शब्द का उपयोग 1938 में अब्राहम मस्लो द्वारा किया गया। अभिप्रेरणा की कुछ परिभाषाएं हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पढ़कर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अभिप्रेरणा की परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है। अब दोस्तों, अगला है अभिप्रेरणा की कुछ विशेषताएं क्या है। तो अभिप्रेरणा की विशेषताएं हैं, अभिप्रेरणा क्या है? एक अनंत प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा है वो चलती रहती है, यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति कार्योन्मुख होता है, कार्य के प्रति उदासीनता को त्याग कर निरंतर अधिक से अधिक कार्य करने के बारे में सोचता है। अभिप्रेरणा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से आती है। अभिप्रेरणा आंतरिक है, जो व्यक्ति में स्वयं में होती है। इच्छाएं तथा मौलिक मानवीय आवश्यकताएं मानवीय व्यवहार के शक्तिशाली क्या हैं? अभिप्रेरक हैं, जो अचेतन रूप से कार्य करती रहती है। तीसरी विशेषता है संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है और उसका एक भाग नहीं, यानी संपूर्ण व्यक्तित्व है वो क्या होता है? अभिप्रेरित होता है, अभिप्रेरणा से एक भाग नहीं होता है। तो केवल एक भाग नहीं होकर संपूर्ण शरीर का है वो अभिप्रेरित, यानी अभिप्रेरणा से अभिप्रेरित होता है। अगला है अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। अभिप्रेरणा वित्तीय एवं गैर वित्तीय हो सकती है। जैसे वित्तीय अभिप्रेरणा में मजदूरी, वेतन वृद्धि, बोनस, पुरस्कार, पदोन्नति, पेंशन आदि सम्मिलित किए जाते हैं। और गैर वित्तीय में आप प्रशंसा पत्र है, कार्य मान्यता है, सद्व्यवहार है, कार्य सुरक्षा है, मनोवांछित व्यवहार है, उत्तम कार्य आदि आप दर्शा सकते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं गैर वित्तीय अभिप्रेरणा और वित्तीय अभिप्रेरणा क्या है। अगला है अभिप्रेरणा संतुष्ट का कारण नहीं है, परिणाम है। अगला है अभिप्रेरणा एक मानसिक विचार है, जिसके द्वारा व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। वर्तमान में संभावित प्रलोभन के आधार पर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, अर्थात व्यक्ति की कार्य पर संतुष्टि का परिणाम है। ये संतुष्टि थोड़ा सा गलत है, तो यहाँ पर ये लिख सकते हो आप। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की कार्य कुशलता में क्या करती है? वृद्धि करती है। व्यक्ति चाहे कुशल हो अकुशल हो, अभिप्रेरणा द्वारा अधिक कुशलता, मितव्यय यानी कम खर्च, प्रभावशीलता से कार्य करता है, यानी कम खर्च में अधिक प्रभावशाली कार्य। जब अधिक रुचि से कार्य किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि वस्तु की किस्म में क्या होगा? सुधार होगा, लागत मूल्य में कमी आएगी और उत्पादन क्रिया में अपव्यय क्या होगा? कम होगा। अभिप्रेरणा और मनोबल में क्या है? भिन्नता है। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया जिसके द्वारा मानव कार्य के लिए प्रेरित होता है। जब मनोबल स्वयं कार्य करने की इच्छा हो तो अभिप्रेरणा द्वारा अधिक प्रभावशाली होता है। अभिप्रेरणा से कर्मचारी का मनोबल बढ़ता है, वह अधिक कार्य करने के लिए क्या होता है? प्रेरित होता है। अभिप्रेरणा क्षमता और इच्छाओं को जोड़ने वाला तत्व है। अगला है अभिप्रेरणा के उद्देश्य क्या है। तो आप देख सकते हैं अभिप्रेरणा के 10 उद्देश्य दे रखे हैं। अभिप्रेरणा के उद्देश्य कार्मिकों के मनोबल को ऊंचा उठाना, आत्मविश्वास से निष्ठा की भावना पैदा करने के लिए अभिप्रेरणा जरूरी है। एक तो अभिप्रेरणा का उद्देश्य है कार्मिकों को स्व इच्छा से अधिक से अधिक कार्य कुशलता पूर्वक व मितव्ययता से कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रोत्साहन करता है। और अभिप्रेरणा है इसका वो एक उद्देश्य है कार्मिकों की आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक, मनोवैज्ञानिक के शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान करना, कार्मिकों से स्व इच्छा सहयोग प्राप्त करना, संगठन में स्वस्थ मानवीय संबंधों का विकास, कार्मिकों कार्य कुशलता में अधिक वृद्धि, बाह्य नियंत्रण के स्थान पर कर्मचारियों में आत्म नियंत्रण की योग्यता का क्या करना? विकास करना, कार्मिकों को परस्पर सहयोग व सहकारिता की भावना को प्रोत्साहन करना, उपलब्ध मानवीय संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना, संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना। ये इसके क्या है? 10 लक्ष्य हैं अभिप्रेरणा के। अब अभिप्रेरणा का महत्व क्या है? तो अभिप्रेरणा का महत्व है अभिप्रेरणा से संगठन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना क्या होता है? सरल होता है।
अभिप्रेरणा कर्मचारियों के मनोबल का निर्माण करती है, उसमें वृद्धि करना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपलब्ध मानवीय भौतिक वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है कम समय में। कर्मचारियों को आवश्यक प्रेरणाएं प्रदान करने में मधुरतम श्रम संसाधनों संबंधों की स्थापना में सहायता मिलती है। कर्मचारियों से स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ साधन है। अभिप्रेरणा से कार्मिकों की संतुष्टि का स्तर बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप ये वे संगठन में स्थायी सेवा प्रदान करने के लिए उत्सुक रहते हैं। अभिप्रेरणा से संगठन में स्वस्थ मानव संबंधों का क्या होता है, विकास होता है। अभिप्रेरणा के प्रकार। तो अभिप्रेरणा का क्षेत्र क्या अत्यंत व्यापक है और समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की अभिप्रेरणा का उपयोग करना पड़ता है। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की अभिप्रेरणाओं से अभिप्रेरित होता है। अभिप्रेरणा को मुख्यतः 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो धनात्मक, एक ऋणात्मक अभिप्रेरणा। धनात्मक में आप देख सकते हैं, धनात्मक अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा संभावित लाभ पारिश्रमिक का प्रलोभन देकर कार्मिकों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने हेतु प्रेरित किया। जैसे को भी यानी प्रलोभन देकर कार्य करवाना। श्रेष्ठ कार्य तो पुरस्कृत करना। प्रेरणात्मक मजदूरी, अन्य भत्ते, अच्छे कार्य की प्रशंसा, मान सम्मान देना, कार्य कुशल योग्य कार्मिकों को सूचनाएं प्रसारित करना, उनकी समस्याएं सुनना, दूर करना, निर्णयों को सम्मिलित करना। और ऋणात्मक है, ऋणात्मक अभिप्रेरणा में भय, डर, दबाव, नकारात्मक वातावरण से प्रभावित किया जाता है, जिसके जरिए व्यक्ति क्या करता है, काम करता है। वेतन भत्तों की कमी जैसे किया जाता है, यदि आप ये काम नहीं करोगे तो आपके वेतन में कटौती कर दी जाएगी, तो व्यक्ति को काम करना पड़ता है। आलोचना का पात्र बनाना, सहयोगियों द्वारा सम्मान नहीं मिलना, अन्य सहयोगियों द्वारा कार्य करने में सहयोग नहीं होना, कठोर नियंत्रण, पर्यवेक्षण रखना, जबरन छुट्टी और कार्मिकों को समस्या न सुनना, पदोन्नति रोकना। तो ये सभी है वो ऋणात्मक अभिप्रेरणा है। अब है दूसरी है, तो अभिप्रेरणा के प्रकार में आप 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं इसे। धनात्मक अभिप्रेरणा और ऋणात्मक एक तो हो गई, एक मौद्रिक, अमौद्रिक। जब कर्मचारी को मुद्रा के रूप में प्रेरणा दी जाती है तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, तो मौद्रिक अभिप्रेरणा कहलाती है। अब अमौद्रिक में अमौद्रिक अभिप्रेरणा का संबंध कर्मचारी की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि से माना जा सकता है। तो अमौद्रिक में आप वेतन, बोनस, मजदूरी, नगद, इनाम, लाभांश आप दर्शा सकते हैं। बाकी इसमें है सम्मान, आदर, व्यय का भाव, नौकरी की सुरक्षा, ये आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है वापिस है और है व्यक्तिगत अभिप्रेरणा और सामूहिक अभिप्रेरणा। व्यक्तिगत व सामूहिक अभिप्रेरणा। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा आप देख सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं वापिस धनात्मक अभिप्रेरणा, ऋणात्मक अभिप्रेरणा, मौद्रिक अभिप्रेरणा, अमौद्रिक अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत और सामूहिक अभिप्रेरणा। तो 1 हो गई, 2 हो गई, 3 और 4। ये कितने हो गए, 4 है। इसके क्या हो गए, प्रकार हो गए। इन 4 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। अगला है अभिप्रेरणा की विधियां या तकनीकें। तो उद्देश्यों को क्या करना, स्पष्ट करना, कुशल नेतृत्व और सहयोग व भागीदारी, प्रतिस्पर्धा या चुनौती, अभिप्रेरणा के अन्य साधन। अभिप्रेरणा की विचारधाराएं आप देख सकते हैं। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो सिद्धांत आप इसे मान सकते हैं। क्या है, सिद्धांत टॉपिक आ रखा है हमारे। तो विचारधाराएं, तो एक तो परंपरागत विचारधारा है, एक आधुनिक विचारधारा है। परंपरागत में आप देख सकते हैं दंड बे की विचारधारा है, पुरस्कार का सिद्धांत है, कैरेट व स्टिक का विचारधारा। अब है आधुनिक में है इब्राहिम मस्लो का आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सिद्धांत है। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन है वो RAS 2021 वाली परीक्षा में पूछा गया 5 नंबर का क्वेश्चन। और है डगलस मैकग्रेगर व XY का सिद्धांत, ये भी 2018 की परीक्षा में पूछा गया। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिए गए। अब इनमें से आपके आने की पूरी संभावना है, यानी आपसे पूछ सकते हैं कि अभिप्रेरणा की विचारधारा या सिद्धांत कौन कौन से। तो 2 हैं, एक तो परंपरागत विचारधारा है, एक है आधुनिक विचारधारा। अब आप देख सकते हैं परंपरागत में है बेदंड की विचारधारा है, पुरस्कार का और कैरेट स्टिक की विचारधारा है। तो आधुनिक विचारधाराओं आप देख सकते हैं इब्राहिम मैस्लो की है और डगलस व का XY सिद्धांत। तो इब्राहिम मस्लो की आवश्यकता की क्रमबद्धता का सिद्धांत आप देख सकते हैं। तो 1943 के साइकोलॉजिकल रिव्यू ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन शीर्षक से एक लेख लिखा था। तो मस्लो ने अभिप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकता की क्रमबद्धता को आधार पर विकसित किया है। तो प्राथमिक
के आधार पर आवश्यकता को 5 वर्गों में क्या किया है, विभक्त किया है। 5 वर्ग कौन कौन से आप देख सकते हैं। बाहरी यानी आवश्यकताएं, यानी शारीरिक आवश्यकताएं, जैसे जो भी कोई भी आवश्यकताएं मूलभूत, जैसे मस्लो व्यक्तियों की सर्वप्रथम व आधारभूत आवश्यकताओं रूप में शारीरिक आवश्यकताओं की पहचान करता है। यानी भारी नहीं, यहाँ पे क्या है, शारीरिक आवश्यकताएं हैं। वे शारीरिक आवश्यकताओं को जीवन निर्वाह की मूलभूत आवश्यकताएं मानते हैं, जैसे भोजन है, जल है, वस्त्र, आवास, शारीरिक स्वास्थ्य आदि प्रमुख है, इसमें आ जाएंगे। सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक में कौन कौन सी होगी, तो शारीरिक मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाने के पश्चात व्यक्ति सुरक्षा, स्थायित्व व निश्चितता की आवश्यकता की संतुष्टि करने का प्रयत्न करता है। उसके बाद में आती है सामाजिक आवश्यकताएं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और उसके लिए अनेक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है। व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करना चाहते हैं और प्रयास करते हैं कि समाज उन्हें क्या करे, स्वीकार करें। मन में यह आशंका बनी रहती है कि उसका समाज बहिष्कार करेगा या अपना लेगा। प्रथम दोनों स्तर की आवश्यकताओं की संतुष्टि होने पर सामाजिक आवश्यकताएं सर्वोच्च हो जाती है। यानी ये 2 आवश्यकताएं होने के बाद में सामाजिक आवश्यकता है वो सर्वोच्च मानी जाती है। अगला है सम्मान व स्वाभिमान की आवश्यकताएं। तो सम्मान व स्वाभिमान की आवश्यकताएं, तो सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद व्यक्ति सम्मान व स्वाभिमान संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। जिससे व्यक्ति को क्या मिले, मान सम्मान मिले, समाज में प्रतिष्ठा मिले, जिस संस्थान में वह काम कर रहा है उसमें उसका मान मर्यादा क्या रहे, बनी रहे और उसको ऊंचे से ऊंचा पद मिले। आत्म विकास संबंधी आवश्यकताएं, मस्लो के अनुसार आवश्यकताओं की क्रमबद्धता के सिद्धांत में अंतिम स्थान है वो आत्म विकास या आत्म परिपूर्ति की आवश्यकता का है। इन आवश्यकताओं की संतुष्टि पर व्यक्ति सबसे अंत में ध्यान देता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि जो कुछ उसमें बनने की योग्यता है वे योग्य व्यक्ति बन जाए, अर्थात आत्म विकास की आवश्यकता की पूर्ति आकांक्षी होती है। अब वो ये इस आप डायग्राम से देख सकते हैं दोस्तों। शारीरिक आवश्यकताएं प्रथम आवश्यकताएं, उसके बाद में सुरक्षात्मक और उसके बाद में इनका स्तर आता है सामाजिक आवश्यकताओं का, सम्मान व स्वाभिमान की आवश्यकताएं और उसके बाद में आता है वो आता है आत्मविकास संबंधी आवश्यकताएं। अब दोस्तों पांच आवश्यकताएं होगी, उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय आवश्यकताओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें शारीरिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को निम्न स्तरीय आवश्यकताओं की संज्ञा दी जाती है। यानी निम्न स्तरीय कौन सी है, शारीरिक व सुरक्षा। शारीरिक व सुरक्षा है ये क्या है, निम्न स्तरीय। निम्न स्तरीय 2 भागों में विभाजित किया जाता है, निम्न स्तर की, और ये हो गई तीनों हो गई उच्च स्तर की आवश्यकताएं। तो मसलों की अवधारणा 5 भागों में विभक्त है, इसे हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय आवश्यकताएं। जबकि प्रेम, स्वाभिमान तथा आत्मविकास की आवश्यकताओं को उच्च स्तरीय आवश्यकताएं माना जाता है। मसलों का मत है कि उच्च स्तरीय आवश्यकताएं आंतरिक रूप से संतुष्ट होती है, उच्च स्तरीय से आंतरिक रूप से, जबकि निम्न स्तरीय है वो आवश्यकताएं बाह्य रूप से। अब दोस्तों यह है वो आंतरिक रूप से संतुष्ट होती है और ये किस प्रकार होती है, संतुष्ट बाह्य रूप से। तो आप इसमें अंतर भी देख सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो समाज में व्यक्ति प्रत्येक स्तर पर आंशिक रूप से संतुष्ट व आंशिक रूप से असंतुष्ट पाए जाते हैं। अर्थात किसी संगठन में उच्च स्तरीय आवश्यकताएं निम्न स्तरीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु प्रतीक्षा नहीं करती है, सभी आवश्यकताएं एक साथ ही क्रियाशील रहती है। अतः कहा जा सकता है कि मास्लो की आवश्यकता प्राथमिक क्रम केवल सामान्य व्यवहार की जानकारी देने में समर्थ है। मास्लो स्वयं ये मानते हैं कि उनका ये सिद्धांत अधिक कठोर नहीं है, विचलन भी पाए जाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं, इच्छाएं जिस समाज या संस्कृति में है उसी के अनुरूप होती है। आलोचनात्मक आप मूल्यांकन इसमें देख सकते हैं। तो इब्राहिम मस्लो का सिद्धांत आशावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। ये प्रबंध जगत में काफ़ी लोकप्रिय भी है और इस बात पर बल देता है कि विभिन्न आवश्यकताओं की मानवीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर संतुष्टि करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मस्लो का मूल सिद्धांत है मस्लो का सिद्धांत उपयोगी है, तथापि उनके दृष्टियों से इसकी आलोचना विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों के अनुसार की गई है। आलोचक हैं वो वारेन वेनिस है और बिडवेल है। मस्लो का सिद्धांत अपनी अस्पष्ट दार्शनिक व अति सरल व्याख्या के कारण भी आलोचनाओं का शिकार हुआ है, अति व्याख्या के कारण। और इस सिद्धांत में अनुभविक के स्थान पर दार्शनिक व्याख्याओं का प्रयोग, एक तो ये आलोचना हो गई और एक हो गई आत्मविकास की आवश्यकताओं की मसलों की व्याख्या काफ़ी अस्पष्ट व असामान्य, ये दूसरी इसकी क्या हो गई, दूसरी आलोचना हो गई। तीसरी आलोचना है मसलो का सिद्धांत रुचिकर व लोकप्रिय
तो है पर सत्य नहीं है, तीसरी आलोचना ये हो गई। और चौथी आलोचना मसलों का सिद्धांत रुचिकर है परंतु वेद नहीं है, चौथी आलोचना ये हो गई। और सिद्धांत धरातल पर खरा नहीं उतर सकता, आदर्शवादी सिद्धांत अधिक है, व्यावहारिक कलाओं कम है, मनोवैज्ञानिक तथ्यों का एकत्रीकरण इसकी अनुभविक पुष्टि नहीं करता। पांचवा ये हो गया। यह आवश्यक नहीं है कि निम्न स्तरीय आवश्यकताएं पूरी होने पर उच्च स्तरीय आवश्यकताएं अभिप्रेरणा दे सकती है, एक ये भी हो गई। और आवश्यकताओं का महत्व देश, कला, काल, संस्कृति तथा परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता है। जो आवश्यकताओं का एक देश के क्षेत्र में प्राथमिक हो सकती है, वहीं दूसरे देश में गौण हो सकती है। तो ये क्या इसकी हो गई, ये इसका क्या हो गया, आलोचनात्मक मूल्यांकन हो गया। अब है डगलस मैकग्रेगर का एक्स एवं वाई सिद्धांत। एक्स एवं वाई सिद्धांत इन्होंने कब दिया था, 1960 में अपनी पुस्तक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में इन्होंने ये बात कही थी। तो एक्स और वाई सिद्धांत, एक्स सिद्धांत जहाँ निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और वाई सिद्धांत है वो आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। एक सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। एक सामान्य व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करने को उत्सुक नहीं होता है, कार्य करने से दूर रहना चाहता है, इसमें कहा गया एक्स सिद्धांत में। एक सामान्य व्यक्ति कार्य के प्रति अरुचि की भावना, अधिकांश व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं, उसमें कुछ कर दिखाने की भावना नहीं होती है। अधिकांश व्यक्ति में उत्तरदायित्व वहन क्षमता बहुत कम होती है। सामान्य व्यक्ति स्वार्थ केंद्रित होता है, संगठन के उद्देश्य के प्रति क्या रहता है, उदासीन होता है। अधिकांश व्यक्ति प्रबंधकीय समस्याओं को सुलझाने की रचनात्मक क्षमता नहीं होती है। सामान्य व्यक्ति परिवर्तन विरोधी होता है, नवीनता को पसंद नहीं करता, सुरक्षा चाहते हैं। सामान्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए दबाव डालना या उन्हें भय दिखाना आवश्यक है। तो डराना, लातड़ना, धमकाना आदि नकारात्मक उपायों को काम लेना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति तभी कार्य करने को तैयार होता है। अधिकांश व्यक्ति वित्तीय प्रलोभन के आधार पर कार्य करते हैं। तो ये क्या होगा, इसका वाई सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत होगा, वाई सिद्धांत। तो वाई सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, वो निराशावादी दृष्टिकोण पर। अब आशावादी दृष्टिकोण यानी परंपरागत ढंग से कार्य संपन्न करता है। एक ये तो इसमें आप लिख सकते हो नवीन ढंग से। तो आप इसका वाई सिद्धांत है वो इसका आप इसका उल्टा लिख सकते हो। वाई सिद्धांत आप देख सकते हैं। तो एक सिद्धांत को मानव स्वभाव के अनुकूल नहीं माना है, संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति में इससे सहायक नहीं है। उन्होंने एक सिद्धांत के दोषों को दूर करने के लिए वाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो वाई सिद्धांत के आप देख सकते हैं ये मान्यताएं हैं कि स्वेच्छा से कार्य करना और स्वतंत्र वातावरण, एक औसत व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, कार्य करना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि खेलना और विश्राम करना, बाह्य नियंत्रण वे जैसे व्यक्तियों के लिए प्रेरित नहीं करता, वरना स्वयं निर्देशित निर्देशित होता है। व्यक्ति उत्तरदायित्व से बचने की प्रवृत्ति स्वाभाविक नहीं है, वरना मूल कारण प्रेरणा का अभाव होता है। व्यक्ति कार्य निष्पादन केवल वित्तीय प्रलोभन के कारण ही नहीं करता, बल्कि गैर वित्तीय प्रलोभन के आधार पर भी कार्य करता है। तो इसको आप क्या लिखना है, एक्स यानी वाई एक्स है उसका क्या लिखना है, जैसे वाई सिद्धांत का क्या लिखना है, एक्स क्या लिखना है, उल्टा लिखना है, यानी विपरीत इसका लिखना है। अब आप दोस्तों मूल्यांकन के रूप में आप देख सकते हैं, ये इन्होंने सिद्धांत दिया है और ये शॉर्ट रूप में आप इसे देख सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में। ये आवश्यकताओं को 5 समूह में बांटा है और ये एक्स और वाई सिद्धांत है, आप देख सकते हैं। और ये वापस एक्स सिद्धांत है और ये वाई सिद्धांत है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।